नमस्कार प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियल टॉक्स पॉडकास्ट में दोबारा। लास्ट पॉडकास्ट में हमने आपके बारे में जाना था, आप कहाँ से आपका पूरा कैरियर जर्नी रही, कैसे आपने खास तौर पे एआई और डेटा की फील्ड में अपना कैरियर को प्रोसीड करा। और लास्ट हमारी जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो हम काफ़ी हद तक जनरेटिव एआई एआई उसके एप्लीकेशंस, क्या उसके फ़ायदे हैं क्या उसके नुकसान हैं, उसके ऊपर हम काफ़ी तवज्जो दे रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आजकल हमने देखा है, जैसे एनवीडिया का आपने देखा होगा, अभी फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स आए थे। तो उस दौरान उन्होंने अपना बेसिकली जो उनके एस्टिमेट्स थे उसको भी बीट करा। और इसके चलते अब वो बेसिकली $2 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है। तो ऑलरेडी वो मार्केट कैप में तो बेसिकली गूगल और अमेजोन दोनों को पार कर दिया उन्होंने। और जस्ट बिहाइंड एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के पीछे हैं, तो थर्ड लार्जेस्ट इन मार्केट कैप कंपनी बन चुकी है। तो दो तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। एक तो ये है कि जो एनवीडिया है कई सालों से मतलब ऑपरेट कर रही है। पहले उन्होंने अपना जो गेमिंग जो हार्डवेयर होता था उसमें अपने जीपीयूज बेच के काफ़ी सीपीयू एक्सेलरेशन का जो काम करते थे वो ग्राफिक एक्सेलरेशन का, उसमें उन्होंने अपना एक निच बनाया और उसमें महारत हासिल करी। और धीरे धीरे जब लोगों ने एआई की तरफ ज़रा ज़्यादा ध्यान देना शुरू करा तो कंपनियों ने जीपीयूज का इस्तेमाल एआई ट्रेनिंग के लिए भी करना शुरू करा। लास्ट करीबन 2 साल के अंदर जो है, जैसे ही चैट जीपीटी मशहूर होना शुरू हुआ 2022 के अंदर, एकदम से एक बाढ़ सी आई जिसके अंदर खास तौर पे जो जीपीयूज एनवीडिया बना रहे थे, सारे के सारे जितने भी लार्ज पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, अजोर, एडब्ल्यूएस, जीसीपी, ये सब के सब ने काफ़ी सारा ये लेना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग मेटा वेटा, इन सब ने लेना शुरू करा, जिसके कारण इनकी सेल्स बढ़नी शुरू हो गई। और ये चीज़ हमें पिछले 1 डेढ़ साल में देखने को मिली है कि एकदम से इनका शेयर जो है, मुझे ध्यान है कि जस्ट 1 साल पहले 200 वगैरह के आसपास होता था। इस वक्त ये ऑलरेडी 800 के पार कर चुका है, मतलब विद इन 1 ईयर इट सेल्फ, लाइक 5 गुना मतलब बढ़ गया है। तो एक तो साइड ये है, तो लोग सोच रहे हैं कि भाई ये कंपनी हो सकता है पहली मतलब कंपनी होगी जो मे बी अगर इसी तरीके से चलता रहा तो बहुत जल्दी ये $3 ट्रिलियन का भी मार्क मेरे ख्याल से क्रॉस कर सकती है। तो एक तो ये अटकल लगाई जा रही है। और दूसरा साइड ये है कि ये कह रहे हैं कि हम लोग जैसे कि 2001 का .com बबल बर्स्ट से भी बीत चुके हैं। उस जमाने में सिस्को करके बहुत एक मशहूर टेलीकॉम नेटगियर लाइक कंपनी हुआ करती थी, याहू करके भी बहुत ही उस जमाने की महान कंपनियों में नाम होता था। और दोनों ही $100 बिलियन से पार थी उस वक्त, 2001 के आसपास। और जैसे ही 2002 आया तब तक गिर गिर के उतनी नीचे आ गई कि फिर दोबारा मतलब याहू तो अब निस्ते नाबूद के तरह ही है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती कंपनी, या करती भी है तो बहुत ही मतलब छोटा मोटी कंपनी है, मतलब कोई क्वेश्चन भी नहीं करता उसको। मैं उसमें काम कर चुका हूँ, वो बात अलग है। बट सिस्को भी उस जमाने में बहुत बड़ी टेलीकॉम गियर प्रोवाइडर हुआ करती थी। आज उसकी वो मतलब स्टैंडिंग नहीं है। तो दोनों ही तरीके से मैं पूछ रहा हूँ, क्या हम दोबारा एक जो एक हमने एक .com बबल बर्स्ट देखा था 2001 के आसपास, क्या ये एआई बबल भी बन रहा है और हम उसकी तरफ ही अग्रसर हो रहे हैं? या आपको ऐसा लग रहा है कि जो ये इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हो रही हैं और जो हम ये फ्रॉथी वैल्यूएशंस देख रहे हैं सारी कंपनियों की, खास तौर पे एआई के जो पुश मिल रहा है, जनरेटिव एआई जो खास तौर पे बोल रहे हैं, कि ये सस्टेनेबल है और हम कंटिन्यूअसली मतलब ग्रोथ देखेंगे अगले आने वाले क्वार्टर्स में और खास तौर पे 2024 में? तो इसके बारे में आप कुछ टिप्पणी कीजिए। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। एंड आपने बहुत सारे टॉपिक एक साथ मेंशन किए। एनवीडिया, जनरेटिव एआई, एनवीडिया का ग्रोथ। ओके, तो अ, मैं एक अलग अलग टिप्पणी देता हूँ। ब्रॉडर डायरेक्शन में बाद में हम बात करते हैं। पहले तो ये कि एनवीडिया ने पहले जीपीयूज बनाए। अ, ये भी एक लाइक काफ़ी आश्चर्यजनक और कि जीपीयूज बने थे गेमिंग के लिए, और उनका यूज़ हुआ है अब एआई में। एंड उसी के कारण एनवीडिया को इतना फ़ायदा हुआ। एंड ये फ़ायदा शायद काफ़ी सालों तक होता भी रहेगा। अम, पर एक उसका दूसरा पहलू ये है कि जीपीयूज आर नॉट मेंट फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल।
they are actually very inefficient and unnatural हम्म। for large language model. अच्छा। पर वो यूज इसलिए हो रहे हैं कि अभी उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं। तो जस्ट टू एक एनालिसिस है, हमने इस पे काफ़ी रिसर्च भी किया था। जीपीयू कंप्यूटेशन अच्छी कर देते हैं जब आपकी गेमिंग में या स्पेशियल जियोग्राफी में आपको हाई कंप्यूटेशन करना होता है, तो उसके लिए जीपीयूज का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। पर जब आप सीक्वेंशियल डाटा यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें कि एक आपको सीक्वेंस में टेक्स्ट आ रहा है जैसे कि लैंग्वेज मॉडल में होता है, उसके लिए जीपीयू नहीं डिज़ाइन हुए हुए। पर और कोई ऑप्शन नहीं है, तो सब लोग वो जीपीयू यूज़ कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट में हमने एनालिसिस किया था कि 33% ऑफ द टाइम जब हम लैंग्वेज मॉडल पे यूज़ करते हैं तो जीपीयू खाली वेट कर रहा होता है। तो GPUs are great for for spatial analysis, पर लैंग्वेज मॉडल के लिए, रिकमेंडेशन मॉडल के लिए हमें दूसरे चिप्स की ज़रूरत है। पर अच्छा, तो चिप्स बनाना इतना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात करिए, तो आई थिंक इस पे थोड़ा सा डबल डीप डाइव करते हैं थोड़ा सा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। क्योंकि बहुत हाँ। आपने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला है इसमें। तो अगर मैं थोड़ी सी अपनी मेमोरी को थोड़ा स्क्रैच करूं, तो जनरली जो लैंग्वेजेस के लिए हम यूज़ करते हैं, नॉट स्पेसिफिकली फॉर ट्रांसफॉर्मर्स एंड जीपीटी पर्टिकुलरली, बट इन जनरल जो एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है न्यूरल नेटवर्क का, उसमें हम अक्सर रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जो कि आप सीक्वेंशियल जैसे आप बता रहे हैं, वो यूज़ हाँ। करते हैं। और जब आप इमेज या स्पेशियल की बात करते हैं, तो हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो होता है, सीएनएन जिसे हम बोलते हैं, उसको यूज़ करते हैं। हाँ। तो क्या, अगर इसे मैं एक बहुत ही सिंपलिस्टिक टर्म्स में अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप सीएनएन बेस्ड न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं और काम करते हैं, उसके लिए प्रोबेबली जीपीयू ज़्यादा सूटेबल है बनस्पत इसके, अगर आप रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क बेस्ड सिस्टम्स बनाते हैं, जो कि बेसिकली सारे ही आपके एनएलपी सिस्टम्स, एलएसटीएम, फिर ट्रांसफार्मर्स, फिर जीपीटी, वो सब एक्चुअल में तो अंडर तो उसी से निकल के रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क से। तो क्या ये सिंपलिस्टिक डिफरेंशिएशन आपके हिसाब से ठीक रहेगा, या मैं गलत बोल रहा हूँ इसमें? ये पार्शियल है। उसका रीज़न ये है कि जीपीयू की जो स्ट्रेंथ है कि वो हम्म। हाई प्रिसीजन कंप्यूटेशन करते हैं। कि आपको दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं और उसको आपको एक, मल्टीप्लिकेशन हाँ, बेसिकली। मल्टीप्लिकेशन में 8-9 डिजिट तक जाना है, जो हाँ कि हाँ। स्पेशल में और गेमिंग में चाहिए होता है। उसके लिए वो जीपीयू बने हैं। पर जब आप एमएल में कर रहे हैं, जब प्रोबेबिलिटी बेस्ड है और आपको उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी मल्टीप्लिकेशन के टाइम नहीं चाहिए, तो जो आपने बोला वो कुछ हद तक सही है कि सीक्वेंस मॉडल में उनकी इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है। जो सीएनएन मॉडल है उनमें उनकी इनएफिशिएंसी कम है। तो वो बात सही है, पर उसके अलावा ये जो फैक्टर है कि जीपीयू जितना पावर लेते हैं और जीपीयू बनाने में जो कॉस्ट जाती है, वो हाई प्रिसीजन कंप्यूटेशन में जाती है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। अम, और उसीलिए गूगल ने टीपीयू ज्वाइन डिज़ाइन किया था। करेक्ट करेक्ट। हाँ। तो टीपीयू का पर्पस यही था कि मशीन लर्निंग वर्कलोड के लिए क्या ऑप्टिमल चिप डिज़ाइन है, और उन्होंने उन फैक्टर को यूज़ करके टीपीयू बनाया। तो टीपीयू उनको सीपीयू जैसे हम जो उनका फ्रेमवर्क भी है, गूगल का ही है, ओपन सोर्स टेंसर फ्लो है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि भाई हम चाहो तो आप टीपीयू के थ्रू कंप्यूटेशन भी आप कर सकते हैं। बट समहाउ टेंसर फ्लो तो अपने आप में काफ़ी पॉपुलर हुआ एज अ ओपन सोर्स फ्रेमवर्क। बट हार्डवेयर के रूप में अब मुझे नहीं लगता लाइक गूगल मतलब आउटसाइड आउटसाइड ऑफ जीसीपी मतलब सेल भी करती है टीपीयू को, या मतलब मेरी जानकारी नहीं है उस मामले में। तो क्या ये सही है, या आपके हिसाब से बाहर भी लोग ले जाके टीपीयू को मतलब डायरेक्टली अपने क्लाउड में लगा के यूज कर सकते हैं? सो हाँ, तो टीपीयू का जो डिज़ाइन है वो उसके लिए बना है, पर टीपीयू को या एनवीडिया को जो बिजनेस सेटअप करने में इतने साल लगे, और उन्होंने स्केल
ऑफ इकोनॉमिक्स जो यूज़ किया है, लाइक स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, $100 कोई चीज़ बनाते हैं, अगर वो अभी भी इनएफिशिएंट है, पर आपने ना एफिशिएंट चीज़ को शुरू से बनाना शुरू किया, पर इवन इफ जो नया नया सेमीकंडक्टर है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, पर उसको बनाने में अगर आपको $500 लग रहे हैं बिकॉज आपके पास वो स्केल नहीं है, तो एज ए एज ए कंज्यूमर तो आप यही सोचेंगे कि मैं $100 वाला लूँ। तो अभी राइट। राइट। एनवीडिया का वो स्केल बेनिफिट है, और वो काफ़ी सालों तक रहने वाला है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि उसके कारण कि टीपीयू बाहर क्यों नहीं यूज़ होते। दूसरा रीज़न ये भी है कि अ, ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने जीपीयू को टीपीयू से रिप्लेस कर दिया। उसके हम जब एमएल यूज़ करते हैं, हम डायरेक्टली वर्कलोड पे टीपीयू या जीपीयू पे डायरेक्टली वर्कलोड प्लेस नहीं करते हैं। अगर आप कोई मेटा या ओपन एआई में काम करते हैं, उनके पास लार्ज टीम होती हैं, तो वो लोअर लेवल पे जाके वो काम करते हैं, पर 99% ऑफ द पीपल लेयर्स ऑफ फ्रेमवर्क, एपीआई, जो स्केल और कॉस्ट के हिसाब से अच्छा हो, तो वो एक दिन में फिर भी यूज़ नहीं होने वाला, बिकॉज जो बीच की जो लेयर है, वेदर इट इज़ पाइथन बेस्ड लेयर हैं, जो फ्रेमवर्क बने हुए हैं, वो सब जीपीयूज़ के अराउंड बने हुए हैं। तो टीपीयूज़ को या किसी और सेमीकंडक्टर यूज़ करने के लिए आपको लोअर लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा, जिसकी सॉफ्टवेयर कॉस्ट है। तो उस कारण से एनवीडिया का ये एडवांटेज तो रहेगा काफ़ी साल तक। और अदर कंपनीज विल बिल्ड सेमीकंडक्टर विच आर, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट और ऑप्टिमल होंगे विद लोअर प्रिसीजन कंपटीशन के लिए, एंड बट हाई थ्रूपुट। तो 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 शायद ये डायनेमिक्स जो है चेंज हो जाए, पर अभी वो बेहतरीन। कुछ महीने या कुछ साल में नहीं होना। राइट। राइट। तो ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट बोला, आई थिंक, क्योंकि ये नुआंस पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आ, जैसे लोग एक्सटर्नली लोग देखते हैं जो शायद इस फील्ड के बारे में इतना जानकारी नहीं रखते, उनको तो भाई वही दिखता है कि भाई एनवीडिया के तो जीपीयू बिक रहे हैं और हम्म। टीपीयू तो इतने यूज़ होते नहीं है, तो उनके लिए तो लगता है वही मेन चीज़ है, जीपीयूज़। तो आप एक चीज़ और बताइए, क्या आप मतलब टीपीयू एक्सटर्नली, मतलब अगर अगर मान लीजिए अगर मैं चाहूँ कि मैं पूरा वर्टिकली इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन अपना बनाना चाहता हूँ, तो मैं जीपीयू के संग तो बना सकता हूँ कि मैं एक हार्डवेयर खरीद लूंगा एनवीडिया का, और उसके ऊपर मैं मान लीजिए मिडलवेयर फर्मवेयर सब मैं लिख दूंगा खुद का, और खुद पूरा वर्टिकली इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन बना लूंगा। क्या सेम चीज़ टीपीयू के साथ करी जा सकती है? लाइक कैन आई बाई, लाइक जाके मैं खरीद सकता हूँ टीपीयू का हार्डवेयर अपना अलग से और खुद बनाऊँ, या खाली वो जीसीपी के अंदर मतलब रेंट ही कर सकते, उसे खरीद नहीं सकते? हाँ, ये तो आगे गूगल की स्ट्रेटजी पे डिपेंड करेगा। तो ये मेरा गेस है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि जब टीपीयू बनाते हैं तो उनकी कॉस्ट आती है, एंड द कंपनी में भी गिविंग इट लोअर कॉस्ट, सो स्केल ज़्यादा करेंगे तो वो ज़्यादा लॉस वाला इशू दे हैव टू हैंडल इट। सो आइदर they have to handle that cost and scale better to give it outside. मेरे को वेगली मैंने कहीं पढ़ा था कि शायद ओपन एआई ने जब चैट जीपीटी का बनाया था लास्ट ईयर, दे ऑल्सो यूज सम टीपीयूज। सो इट मे बी पॉसिबल कि आप और मेरे को जाके टीपीयू ऐसे आउटसाइड क्लाउड के नहीं मिलेगा, पर अगर कोई बिगर इंटरप्राइज है तो वो अपना टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके, बिकॉज है तो वो चिप ही, वो चाहे आप डाटा सेंटर के सर्वर में लगाओ चाहे कहीं और लगाओ, पर उसके लिए आसपास जो फ्रेमवर्क हैं वो नहीं बने हुए, तब जो भी उसको यूज़ करेगा तो उन लोगों को वो राइट करना पड़ेगा कि जब आप मशीन लर्निंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो एग्जांपल इज लेट से आपने के पास 8 जीपीयू हैं या 8 टीपीयू हैं, तो और आपके पास 8 लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क है, तो कैसे ईच लेयर को हर
जीपीयू या टीपीयू के ऊपर वर्कलोड उनका डाला जाए। अभी तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है सब कुछ। तो तो मेरा ये गैस है कि ये कोई बड़ी कंपनी अगर काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है तो हो सकता है वो गूगल के साथ बात करके। बट अभी अदरवाइज टीपीयू जो अवेलेबल हैं वो जीसीपी के अंदर ही है। ठीक ठीक ठीक। तो बेसिकली एम्पेडिमेंट बेसिकली वो है कि गूगल एज अ स्टैंड अलोन सोल्यूशन इसको अवेलेबल नहीं करा रही मार्केट के अंदर, एटलीस्ट फिलहाल तो नहीं कराया है। तो वो यस। हमेशा पीसीपी का पार्ट ही रहेगा, अनलेस जैसे आप बता रहे हैं कि कोई बड़ी एंटरप्राइज क्लाइंट आ जाए और बोले भाई हमने इतना पैसा दिया हमें अलग से करके दे दो, तो उनको दे देंगे। लेकिन एक एक जनरल पर्पस के तरीके से अवेलेबल नहीं है कि आप अलग से खरीद के अपना हार्डवेयर खुद का बना लीजिए आप। तो वो एक एक मार्केट में डायनेमिक्स रहेगा। ठीक है, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बताने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को आई थिंक ये नुआंसेस पता नहीं रहेंगे। तो ये बड़ा आई थिंक बड़ी आपने प्रकाश डाला इस चीज़ पे, तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए भी बड़ी अच्छी जानकारी हुई। क्योंकि पता तो मेरे को भी है टीपीयू का, लेकिन मैंने इस तरीके से कभी सोचा नहीं कि और ये भी मुझे पता है कि जीपीयूज बने तो क्या बोलते हैं ग्राफिक प्रोसेसिंग के लिए थे, गेमिंग के लिए, और कर रहे लोग सारे यूज उसे मशीन लर्निंग के लिए। तो मुझे भी थोड़ा ऑड लगा था, लेकिन मैंने लगा शायद हो सकता है भाई अच्छा ही हो रहा होगा तभी यूज कर रहे हैं सब लोग। तो ये भी कभी कभी तो इसलिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करना आई थिंक बड़ा अच्छा रहता है कि पता चलता है कि कहाँ एग्जैक्टली फ्लो जा रहा है। तो अब थोड़ा सा एक शिफ्ट करते हैं अपने गियर्स। जैसे कि हमने इस्टेब्लिश कर लिए, चलिए हार्डवेयर की डायरेक्शन तो इस तरफ जा रही है। तो ये जो हमने जैसे डिस्कस करा था कि पहले जो हम ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग करते थे या इवन डीप लर्निंग भी कर रहे थे हम, तो उसमें हमारा फोकस ज़्यादातर प्रिडिक्शन के ऊपर होता था कि कोई भी मॉडल बना लेंगे, या तो बाइनरी मॉडल बनेगा और प्रिडिक्शन करेंगे, या अगर रिग्रेशन मॉडल्स बनाएंगे तो फोरकास्टिंग कर देंगे, जिसमें हम कुछ अनुमान लगाते थे फ्यूचर का। तो जनरेटिव मॉडल्स उसमें अगर फंडामेंटली देखें, जनरेटिव मॉडल्स भी तो अनुमान ही लगा रहे हैं। बट अनुमान लगाने के साथ साथ वो जो लेबल है, वो लेबल अब वो वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या अगर से हम एक बड़ी सिंपलिस्टिक भाषा में बोला जाए कि जनरेटिव एआई भी कर तो वही रहा है चीज कि जो हिस्टोरिकल डेटा है उससे अपना मॉडल बनाया और प्रिडिक्ट कर दिया, बट ये जो प्रोडिक्शन का जो आउटपुट है बजाय एक लेबल के, ये प्रॉपर का पूरा कंटेंट बेसिकली प्रिडिक्ट कर रहा है, और उसके लिए हम उसको जेनरेटिव नेचर बोल रहे हैं क्योंकि ये कुछ कंटेंट जनरेट कर दिया है इसने। और जनरेटिव शायद इसलिए भी बोल रहे हैं हम क्योंकि जो जनरेट हो रहा है ये जरूरी नहीं है इसको ये चीज फीड करी गई हो। ये जनरेट में मतलब जो कंटेंट हो रहा है वो लेबल ही नहीं जनरेट कर रहा, बल्कि कोई एक नई चीज भी हो सकता है। ऑफ कोर्स जो मिश्रण है जो पुरानी चीजों जिससे पे इसकी ट्रेनिंग हुई है वो ये जनरेट कर रहा है। और वो उसकी मोडालिटी कोई भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, आर्ट भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या क्या एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल इस तरीके से दोनों को अगर कंपेयर करा जाए तो वो सही रहेगा, या आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लीजिए क्या क्या सही तरीका रहेगा इसे डिफाइन करने का। तो जैसे आपने बोला जनरेटिव मॉडल प्रिडिक्टिव मॉडल से डिफरेंट है कि प्रिडिक्शन में तो हम क्लासिफाई कर रहे हैं या रिग्रेशन कर रहे हैं, और हमारा जो गोल होता था अ, वो ये होता था कि हमें वैसा ही रिजल्ट मिल जाए जैसा कि हमारे ट्रेनिंग डाटा में था। इवन इफ पर जनरेटिव मॉडल में वो गोल नहीं है, बिकॉज जनरेटिव मॉडल में हमारा पर्पस है कि अ, हम अंडरलाइन डाटा की ट्रेजेक्टरी को समझ सकते हैं। एंड देन जब उस जनरेटिव मॉडल ने को समझ लिया, तो देन इट कैन जनरेट न्यू ट्रेजेक्टरीज विच आर कंसिस्टेंट। तो और नाउ डिपेंड करता है कि हम किस सिनेरियो में काम कर रहे हैं। कुछ सिनेरियो में हमें क्रिएटिविटी ज़्यादा चाहिए होती है, कुछ सिनेरियो में हमें ऑटोमेशन विद सम सम और कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। तो जब हमें क्रिएटिविटी ज़्यादा चाहिए होती है तो वी वांट ट्रेजेक्टरी टू बी डिफरेंट एंड मोर यूनिक। जब हम ऑटोमेशन विद सम मोर कॉन्फिडेंस और कंट्रोल रिजल्ट चाहते हैं, तो अब हमें लगता है कि ये इट शुड बी क्लोजर टू द डेटा जो कि ट्रेनिंग डाटा था।
तो क्रिएटिविटी कम होनी चाहिए। तो इससे इससे सो आई यूज अ टर्म कॉल्ड नॉब, कि जनरेटिव मॉडल यूज करते हुए हम वो नॉब को चेंज कर पाएँ कि कहाँ हमें क्रिएटिविटी चाहिए, कहाँ हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, और उसके हिसाब से हम राइट टाइप ऑफ डाटा कैन बी जनरेटेड। सो ये बड़ा आपने नॉब का जैसे बताया आपने कि एक तरीके से डायल है जिसको आप जैसे मर्जी घुमा सकते हैं, और आप क्रिएटिविटी की तरफ घुमा देंगे तो थोड़ा वो आपको बिल्कुल मतलब ओपन एंडेड बेसिकली सोल्यूशन देगा, और थोड़ा आप उसको डिटर्मिनिस्टिक वे की तरफ घुमा देंगे तो वो आपको थोड़ा जो आपने देखा हुआ है चीज़ है उसी के अंतर्गत मोर सोल्यूशन देगा। तो ये आप करेंगे कैसे, मतलब लाइक अगर आपने जैसे मॉडल बनाया आप उसको कैसे, मतलब ये नॉब आपका जो कॉन्सेप्ट लाए बड़ा अच्छा लाए, क्या कैसे ये पॉसिबल है, लाइक हाउ डू यू इवन कि आप नॉब से उसको ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हो या कम क्रिएटिव बना सकते हो, like कैसे करोगे ये चीज़ आप? तो जैसे अभी अगर आप ओपन एआई यूज़ करते हैं तो ओपन एआई या जेमिनाई वो भी आपको एक टेम्परेचर नॉब देते हैं, जिसके बेसिस पे आप वो यूज़ कर सकते हो अ, कि आपको क्रिएटिविटी ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। पर नॉब हम मैनी केसेस में यूज़ करते हैं कि जैसे अगर आप कोई स्पेसिफिक यूज़ केस भी बना रहे हैं तो आप उससे डेटा जनरेट करेंगे। अम, तो नॉब के मल्टीपल वेज हो सकते हैं कि एक तो ये कि जब आपको इनिशियल क्वेश्चन आया तो you can use a knob to determine or moderate that how many ways you want to handle that question. Can it be very broad, or you want to handle it in with certain confidence? And then you basically use your prompt template and fill the information there. Um, and उसके बाद आप टेम्परेचर सेटिंग के साथ आप ओपन एआई या जेमिनी को कॉल करो। एंड उसके बाद जब आपको रिजल्ट आए तो भी आप चेक कर सकते हो कि इसमें फैक्चुअल एक्यूरेसी कितनी है, कंप्लीटनेस कितनी है, करेक्टनेस कितनी है। तो अगर वो सेटिंग ऐसी है कि यू वांट लो क्रिएटिविटी एंड अगर फिनांस की एप्लीकेशन कर रहे हैं आप या हेल्थ की एप्लीकेशन कर रहे हैं, एंड यू वांट टू नो कि यू वांट वीडियो में आप बेसिकली नॉब्स फैक्चुअल एक्यूरेसी की इंक्रीज करेंगे कि आप तभी ये रिजल्ट को दिखाएंगे यूज़र को अगर उसकी फैक्चुअल एक्यूरेसी आप वेरीफाई कर पाते हैं। फिर उसमें मल्टीपल एरियाज हैं कि आप कैसे फैक्चुअल एक्यूरेसी वेरीफाई करेंगे। आप नो नॉलेज बेस पे जा सकते हो, अपने वेक्टर डीबी में जा सकते हो। इसी तरह कंप्लीटनेस इज ए कंप्लीटनेस एक और डायमेंशन है कि यूज़र ने डिटेल क्वेश्चन पूछा था, आपने पार्शियल रिस्पांस दिया, तो कितना like check you want to do it. So using knob you can then you can easily configure. Otherwise हर यूज़र को और हर असिस्टेंट बिल्डर को और हर वेबसाइट प्रोवाइडर हु इज एडिंग असिस्टेंट विल हैव टू बिल्ड दिस थिंग, अपने आप उनको कोड करना पड़ेगा जो कि हम नहीं चाहते। तो इसलिए उनको ये ऑप्शन देना नॉब्स के थ्रू, और तो आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से और अपने डोमेन के हिसाब से फिर उसको चूज कर सकते हैं कि आपको कितना कॉन्फिडेंस चाहिए। तो जनरली जहाँ पे भी कंप्लायंस होगा वहाँ आप कॉन्फिडेंस ज़्यादा चाहते हैं, तभी आप रिजल्ट देंगे। इसको अगर जैसे हम क्लासिकल मशीन लर्निंग से थोड़ा सा कंपैरिजन करें, जैसे अगर आप एक बाइनरी क्लासीफायर अगर आप बनाते हैं हम्म। और उसमें एक थ्रेशोल्ड, जब खास तौर पे मॉडल का एवेल्युएशन चल रहा होता है कि भाई अभी अब बना नहीं है फाइनल, अभी हम स्टिल टेस्टिंग फेज के अंदर है मॉडल की, और उस दौरान आप क्या है थ्रेशोल्ड लगाते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी इसकी इस लेट्स से 0.67 से ऊपर आएगी उसको मैं यस बोलूंगा, इससे नीचे आएगी तो उसको मैं नो बोलूंगा। तो अगर ये मैं 0.67 लगाता हूँ और फिर मैं अपनी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाता हूँ, उस पे मेरे फॉल्स पॉजिटिव रेट, फॉल्स हम्म। नेगेटिव रेट जैसे आता है जो मुझे अपनी एप्लीकेशन हम्म। के लिए चाहिए, उसके हिसाब से मैं अपने मॉडल की सेंसिटिविटी मतलब ट्यून करता हूँ। दूसरे एंड पे
ऐसा हो सकता है मेरे को मज़ा ना आए, मैं कहूँ कि नहीं मेरे को क्या करना है, मैं ना थोड़ा थ्रेशोल्ड मैं कम कर देता हूँ। अगर 0.55 से ऊपर आएगा तो वो यस होगा, उसके नीचे नो होगा। तो ये जो थ्रेशोल्ड का जो जो चूज करने का ऑप्शन है, क्योंकि दैट विल डिटरमाइन कि आपका आंसर यस आ रहा है कि नो, क्योंकि वो जो आपका जो भी आपके प्रिडिक्टेड लेबल्स आ रहे हैं, वो क्या आपने थ्रेशोल्ड लिखा है उसके बेसिस पे वो डिटरमाइन होंगे कि वो यस की तरह कंसिडर होंगे या नो की तरह होंगे, कि आपने थ्रेशोल्ड क्या रखा हुआ है। तो क्या ये जो थ्रेशोल्ड का जो हम डिटरमाइन करते हैं जब एक मॉडल का एवेल्यूएशन चल रहा होता है, क्या इसको भी हम नॉब बोल सकते हैं कि इज दिस ऑल्सो लाइक कैलिब्रेशन ऑफ द नॉब, या आप इसको अलग तरीके से मानेंगे? लाइक नॉब इज ए नॉब कैन बी वेरी सिम एक सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है। और एंड्रयू ने एग्जांपल दिया था, तो आई लाइक तो जब आप कार चलाते हैं तो कार में स्टीयरिंग व्हील है, एक्सीलरेटर है और ब्रेक है। तो उन तीन नॉब को यूज़ करके आप उसको वैरायटी ऑफ कंडीशन में चला सकते हैं। तो अ, एक नॉब तो उसमें टेम्परेचर भी हो सकता है कार के अंदर, कि आपने कार का टेम्परेचर किया हुआ है, वो बहुत सिंपल है। पर स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलरेटर हमें यूज़ करने में चाहे इजी लगते हैं, पर जिसने वो जैसे वो डिज़ाइन हुए शुरू में, तो हम डिजाइनिंग द थिंग, उस व्हीकल को इस सच ए मैनर कि इट कैन बी कंट्रोल्ड इन इफेक्टिव मैनर, एंड उस जिससे वो कंट्रोल भी रहे और उसकी यूटिलिटी भी मैक्सिमम रहे। तो वो एक आर्ट भी है, साइंस भी है। तो यस, नॉब कैन बी वेरी सिंपल थिंग, बट इन सम केसेस नॉब्स कैन बी वेरी हार्ड टू डिटरमिन। कि अगर मान लो आपने किसी ने कार कभी नहीं देखी और बोले कि आप डिज़ाइन करो, और कैसे एक ह्यूमन उसको ड्राइव करेगा, तो पता नहीं वो कौन से नॉब डिज़ाइन करेगा, कितने साल लगेंगे। तो इन सम केसेस नॉब कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स, खासतौर पे जब आप मल्टी डायमेंशनल डाटा यूज़ कर रहे होते हैं। कि आपके पास लेट्स से 120 कॉलम हैं और उनमें रोज हैं। तो तो कैसे तीन या चार नॉब बनाएं, या पांच नॉब बनाएं, जिससे कि आपका पूरे डाटा पे कंट्रोल रहे, वो एक अपने आप में एक साइंस है। और वो डाटा के पैटर्न के हिसाब से उनको निकालना पड़ेगा। नहीं, अच्छा आपने अच्छी बात बताई। तो बेसिकली काम तो हम कैलिब्रेशन का ही कर रहे हैं कि क्या थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर हिलाई जाएं ताकि हमें हमारा जो डिज़ायर्ड गोल है, जैसा कि आपने बताया कि अगर आप बहुत जैसे एक पुराने ज़माने में लोग काफ़ी एम्बेडेड सिस्टम्स बनाया करते थे, उसमें अक्सर आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह यूज़ करते थे, जिसमें बहुत कॉन्टेक्स्ट स्विच जो होता था प्रोसेसेस का बहुत लाइक फास्ट होता था। और उसमें हर चीज़ डिटर्मिनिस्टिक वे में हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उसमें एरर का कोई खास स्कोप रहता नहीं है। जबकि जो एक जनरल पर्पस सिस्टम्स होते थे जो कि अक्सर लाइक एम्बेडेड नहीं होते थे, उसमें मतलब थोड़ा प्रोसेस में टाइम भी लग सकता है और चीज़ें थोड़ा ज़्यादा लाइन भी ले सकती हैं। तो वहाँ मतलब थोड़े रिलैक्स्ड कंट्रोल्स थे जनरल पर्पस सिस्टम्स में। वही चीज़ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप जैसे बता रहे हैं कि अगर आप थोड़ा इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं, क्रिएटिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो आप कहोगे कि थोड़ा रिलैक्स्ड नॉर्म रखेंगे तो जाओ दिखाओ क्या कर सकते हो। और जब मोर फोकस्ड, जैसे हेल्थ केयर में बताया आपने, या फाइनेंशियल एप्लीकेशन में जहाँ हमें बहुत कंप्लायंस के थ्रू जाना है और बड़ा डिटर्मिनिस्टिक वे में रिजल्ट्स लाने हैं, वहाँ पे नॉब थोड़ा टाइट करना पड़ेगा कि ज़्यादा लाइक क्रिएटिविटी की तरफ ना चला जाए, कि हम जो मूलभूत जो हमने ट्रेनिंग डेटा दिया उससे बिल्कुल ही परे करके कुछ वो निकाल दे। तो इस तरीके से बेसिकली नॉब्स को रखना है कि आप कैलिब्रेशन इस तरीके से करें कि आपके यूज केस के हाँ। अकॉर्डिंगली वो सेट हो सके बेसिकली। तो इस तरीके से आप बेसिकली बता रहे हैं। तो आई थिंक आपका, यस, यस। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो तो ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा है। तो इसी के अंदर तो बेसिकली आप जैसे शायद आई थिंक डेटा नॉब्स आपने एक स्टार्टअप आप अपना बिल्ड कर रहे हैं,
तो आपका इसी एरिया में फोकस है कि कैसे ये नॉब्स बनाए जाएं और क्या नॉब्स होने चाहिए, यही आपका मेनली एरिया ऑफ लाइक फोकस है, या थोड़ा सा अगर उसके बारे में कुछ बता पाए तो। हाँ, इस ब्रॉड फील्ड एंड हम सभी लर्निंग से जा रहे हैं। तो कंसेप्चुअली देर आर थ्री डायमेंशन: क्रिएट, कंट्रोल एंड नॉब्स। अब हम लोग जो स्पेलिंग यूज़ करते हैं, के से यूज़ करते हैं, तो वो हमारा क्रिएट विद के एंड कंट्रोल विद के एंड नॉब्स विद के। तो क्रिएट जो है वो हमें क्रिएशन ऑफ जेन ए आई, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये कि ए आई और जेन ए आई क्या करते हैं, फाइनली तो वो डाटा ही प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है, या जनरेटिव प्रोडक्ट। तो करेक्ट। इट तो चाहे हम जेन ए आई यूज़ कर रहे हो, ए आई यूज़ कर रहे हो, और या ट्रेडिशनल डाटा इंजीनियरिंग यूज़ कर रहे हो, creation capability focus on creation of data products, and control focus on guardrails. In some domain marketing sales में गार्ड रेल कम रखते हैं, पर फिनांस में गार्ड रेल ज़्यादा चाहिए होती हैं। तो राइट। ये अगर आप किसी फिनांस कंपनी में भी काम करते हैं, तो मैंने देखा कि वहाँ पे एआई करना बड़ा मुश्किल होता है, कि वो हर बात में बोलेंगे कि ये कंट्रोल चलेंगे नहीं चलेंगे, ये एप्लीकेबल कैसे होंगे। बट बहुत सारे सिनेरियोज कि अगर आप एचआर की एप्लीकेशन बना रहे हैं, चाहे आप एआई कंपनी में काम करो चाहे बैंक में काम करो, एचआर तो एचआर है, तो कंट्रोल सेम है। तो वो फिनांस कंपनी वाले सारी जगह फिनांस के कंट्रोल लगा देते हैं। और तो कंट्रोल का ये है कि आप अपने यूज केस के हिसाब से पिक कीजिए, एंड कि आपको कौन से कंट्रोल एप्लीकेबल हैं। एंड तो क्रिएट फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ डेटा डेटा प्रोडक्ट। एंड मैं इसमें एक और वो डाल कि डेटा प्रोडक्ट एंड हाउ इट इज डिफरेंट। वो डाटा प्रोडक्ट और डाटा में क्या क्या डिफरेंस है। तो क्रिएट फोकस ऑन नया डाटा कैसे बनाया जाए, नया डाटा प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए। कंट्रोल हमें एक कैटलॉग दे देता है कंट्रोल का, एंड उसके बेस पे हम चूज कर सकते हैं कि कौन से कंट्रोल यहाँ एप्लीकेबल हैं। एंड नॉब्स जो है वो कई एरिया में काम आती हैं, कि एक तो डायग्नोसिस के लिए और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। जो उनके मेन रीज़न है कि जब आपकी कोई चीज़ चल रही है या नहीं चल रही, एंड यू वांट टू सी कि मैं इसको बेहतर बना सकता हूँ या इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकता हूँ, या तो हर चीज़ को हम कोड से मॉडिफाई करें या नॉब से पहले उसको चेंज कर लें। तो और दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन में भी जो एंड्रयू नाग ने फिलॉसफी दी थी कि जैसे कार को आप डिफरेंट कंडीशन में लेके जा सकते हैं, जब आप डाटा से डील कर रहे होते हैं तो आप अपनी हाइपोथेसिस को डिफरेंट तरीके से वैलिडेट कर सकते हैं, अगर आपके नॉब सही बने हैं तो तो ये हमारी अप्रोच है, क्रिएट, कंट्रोल एंड नॉब्स। एंड इन तीनों को यूज़ करके अ, हम डेटा प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। तो कोई भी छोटी कंपनी होगी या रूटीन सिनेरियो होगा, तो वो इनोवेशन पे, क्रिएशन पे भी ज़्यादा फोकस देंगे, वो कंट्रोल पे कम ध्यान देंगे। पर फिनांस कंपनी होगी तो वो कंट्रोल्स पे ज़्यादा ध्यान देंगी, उनके लिए कंट्रोल ज़्यादा। अगर आप ऐसे डोमेन में हैं जहाँ पे आपको हाई लेवल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन करना है, अम, जैसे कि आप इंटीरियर डिज़ाइन बना रहे हैं, अम, अम, तो नॉब से आप वो ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। तो तो इन तीनों को मिला के हम कैपेबिलिटी बनाते हैं। बट अगेन ये नॉर्मल यूज़र के लिए तो अगेन ये टेक्नोलॉजी है। अम, तो हमारा गोल ये है कि हम नॉर्मल यूज़र को एक्चुअल में क्या दे पाएँ। तो इस अप्रोच को यूज़ करके एक एक तो एंटरप्राइज कैन यूज दिस अप्रोच, बट देन एक कंज्यूमर को देने के लिए देन वी और तो हमने इसके ऊपर वो अपनी कैपेबिलिटी को सेसिफाई भी किया है, कुछ कैपेबिलिटी को, लाइक क्रिएट असिस्टेंट। तो उसके थ्रू आप
यूआई यूज़ करके 5 मिनट के अंदर एआई असिस्टेंट बना सकते हैं। चाहे आप ओपन एआई यूज़ करें, चाहे अंडरलाइंग जेमिनी यूज़ करें, पर आप 2 3 5 मिनट में आप एआई असिस्टेंट बना सकते हैं। और इवन अभी सभी लोग एआई असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, पर हमें लगता है कि यूज़र ब्राउज भी करेंगे एंड देन यूज़र विल आस्क क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड प्रोडक्ट जो है वो है क्रिएट वेबसाइट्स। वेबसाइट इज़ अ वेरी ओल्ड थिंग, एवरीबडी इज़ मेकिंग इट, बट जो डिफरेंशिएशन है, हम एलएलएम यूज़ करके वेबसाइट बनाते हैं। तो वी कैन जनरेट वेबसाइट। तो किसी भी बिजनेस को अगर या स्मॉल बिजनेस को वेबसाइट बनाना हो तो दे कैन मेक इट बाय जस्ट गिविंग द इंस्ट्रक्शन। एंड वो वेबसाइट गूगल पे या उस बिंग पे टॉप रिजल्ट में भी आती हैं। मैंने कुछ वीडियो पब्लिश की है हमारी वेबसाइट, जब आप एलएलएम स्लाइड सर्च करें तो टॉप पे आती है इवन, जबकि बहुत कंपनीज उसके लिए लाइक काफ़ी पैसे स्पेंड करती हैं। अगर हम उस पर ऐड डालें तो इट कॉस्ट $13 पर क्लिक, because LLM is a very competitive word, but तो हमें वो फर्स्ट तो क्रिएट वेबसाइट एंड क्रिएट असिस्टेंट एंड हम उन दोनों को मिला के ऐसा इंटरफेस भी बनाते हैं कि जो कि यूज़र कैन ब्राउज इट एज वेल एज यूज़र कैन आस्क क्वेश्चन। एंड वी लाइक हमारा ऐसा ओपिनियन है कि धीरे धीरे इंटरफेसेस उसी डायरेक्शन में जाएंगे। एंड देन क्रिएट डेटा प्रोडक्ट इज अनदर वन, बट डेटा प्रोडक्ट इज वेरी वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, तो उसको स्पेसिफाई करना मुश्किल है। तो वो कैपेबिलिटी एंटरप्राइजेज यूज़ कर सकते हैं। तो यूज तो क्रिएट डेटा प्रोडक्ट इनेबल अस बिलिंग डेटा प्रोडक्ट बनाने में, एंड तो वो यूज़फुल डेटा बनाता है, और क्रिएट असिस्टेंट एंड क्रिएट वेबसाइट उसको यूजेबल बनाते हैं। तो एक लाइन में और बोलूँगा कि डेटा प्रोडक्ट और डेटा तो में क्या डिफरेंस है। अ, तो हमारे पास कई बार 100 कॉलम होते हैं और उनमें मिलियंस ऑफ रोज होती हैं। अब उनसे कुछ डिसीजन नहीं किया जा सकता, उनसे कुछ हम मतलब नहीं निकाल सकते। अ, तो अ, अ, हम लोग जैसे चॉकलेट बार होता है, कि मल्टीपल डाटा सोर्सेज को इंटीग्रेट करते हैं और उसके ऊपर हायर लेवल कंसेप्ट बनाते हैं, तो वो एक डेटा प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे कि एक कोई मशीन है, उसके अंदर से आप सीएनसी मशीन है, उसमें से बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा आता है अगर आप सीएनसी मशीन में देखें, और उसमें हमें देखना हो कि इसके डिज़ाइन ठीक हैं या नहीं है, या कोई ट्रांसफार्मर है, हाउ हेल्थ कितना हेल्थी है वो आफ्टर 8 or 10 years ऑफ लाइफ। तो बाय कंबाइनिंग दिस डाटा सेट वी कैन प्रोड्यूस इट। एक और एग्जांपल कि um, इ- ये जो कस्टमर है, इज इट लॉयल कस्टमर और लॉट ऑफ डेटा। और पर उसकी बजाय अगर हम एक टर्म दे दें उसको कि ये लॉयल कस्टमर है, ये लॉयल वोटर वोटर है, ये सेटिस्फाइड हैप्पी कस्टमर है, तो दैट इज ए डेटा प्रोडक्ट that get built by integrating multiple signal as well as aggregating it. गुड, आई थिंक हम वी आर जस्ट अबाउट टाइम एक्चुअली। तो थैंक्स फॉर, नॉट श्योर कि अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है तो आई एम हैप्पी टू डू अनदर वन राइट आफ्टर दिस। आप बताइए, या हम वी कैन रैप इट अप राइट नाउ, गिवन की बिल्कुल एंड में कुछ वक्त आप नहीं, थोड़ा। हाँ वीकेंड हम 10 मिनट और कर सकते हैं अभी। हाँ। ठीक है, तो मैं अभी ये वाला थोड़ा सा रैप अप करता हूँ और दोबारा से आपसे इसी कॉल पे दोबारा